मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 7th के सेकंड चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज सेकंड जो हमारा चैप्टर चल रहा था, तो उसमें पिछले वीडियो के भीतर हम लोगों ने आप लोगों को बताया था त्रिपिटक और जातक कथाओं के बारे में। त्रिपिटक और जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो बौद्ध धर्म की जो धार्मिक साहित्य हैं उन्हीं को हम त्रिपिटक और जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो त्रिपिटक थे, 3 पिटक अलग अलग पुस्तकें थी, तीनों को मिला करके त्रिपिटक का नाम दिया जाता है। पहला विनय पिटक था, दूसरा सुत्त पिटक था और तीसरा जो था वो था अभिधम्म पिटक। तो तीनों के भीतर किस किस चीज़ का वर्णन किया गया था ये चीज़ आप लोगों को बताई गई थी। उसके बाद में जातक कथाओं के भीतर आपको बताया गया था कि महात्मा बुद्ध जो हैं उनके जीवन से रिलेटेड 550 कहानियों का संग्रह है पूरा का पूरा, जो ये जातक कथा नाम की पुस्तक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद में हमने कल शुरुआत करी थी तमिल रचनाओं के बारे में, क्योंकि जातक कथाएं हैं या त्रिपिटक है, तो जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोगों ने, साहित्यकारों ने जो रचनाएं की थी, तो उसी प्रकार से हमारे जो तमिल साहित्यकार थे, तमिल भाषा को बोलने वाले, तमिल भाषा को जानने वाले जो साहित्यकार थे, उन्होंने भी बहुत सी रचनाएं की थी। तो उन्हीं रचनाओं से संबंधित कुछ बातें आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का अधिकतर जो रचना की गई, साहित्य रचा गया, वो पाली भाषा के भीतर रचा गया। पाली भाषा को बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनी प्रमुख भाषा बना रखा था और उसी से वो साहित्यिक रचनाओं को पूरा किया करते थे। अब आज हम लोग बात करेंगे कि संस्कृत भाषा से रिलेटेड कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी रचनाओं की निर्माण किया है, रचना की है, और कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का सृजन किया है। तो आइए आज इस वीडियो के भीतर हम आप लोगों को इसी चीज के बारे में बताते हैं। देखें, अदर संस्कृत वर्क्स, अभी तक हम लोगों ने बताया था बुद्धिस्ट वर्क्स, यानी कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म की जो प्रमुख कथाएं थी, जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं थी, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संस्कृत भाषा से जुड़े हुए साहित्यकारों ने किन साहित्यिक रचनाओं को पूरा किया, लिखा। तो आइए देखते हैं कि अदर संस्कृत वर्क्स, यानी कि अन्य संस्कृत। अब यहाँ आप जानते हैं वर्क्स का मतलब होता है कार्य, लेकिन यहाँ कार्य नहीं लगा करके हम रचनाएं शब्द लगाएंगे, यानी कि अन्य संस्कृत भाषा संबंधी रचनाएं। So a high quality of Sanskrit literature was produced in India from the 2nd century AD to 4th and 5th century AD, especially under the Gupta rulers। देखिए, इस लाइन में काफी विशेष बातें आप लोगों को बताई गई हैं कि काफी उच्च श्रेणी का, हाई क्वालिटी का अर्थ होता है काफी उच्च श्रेणी का, काफी बढ़िया किस्म का संस्कृत लिटरेचर, जो संस्कृत साहित्य था, उसकी रचना की गई थी। वाज प्रोड्यूस्ड। अब वैसे तो प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है उत्पादन करना, लेकिन यहाँ अर्थ आएगा सृजन करना या रचना करना। ये एक काफी उच्च श्रेणी के या उच्च गुणवत्ता वाले संस्कृत साहित्य की रचना की गई थी इंडिया, भारत में। अब कब से लेकर के कब तक? तो 2nd सेंचुरी, यानी कि दूसरी शताब्दी से लेकर के 4थी और 5वें नंबर की जो शताब्दी थी, उसके बीच में इस संस्कृत साहित्य की रचना सबसे ज्यादा की गई। फिर अब ये भी इसमें बताया गया इस लाइन के अंदर कि किन शासकों के शासन काल के दौरान इन साहित्यिक रचनाओं का ज्यादा सृजन किया गया। तो इनमें सबसे प्रमुख जो थे, तो स्पेशली विशेष रूप से जो इनमें सबसे प्रमुख शासक थे, जिनके समय काल पर या जिनके शासन काल पर संस्कृत रचनाओं का ज्यादा सृजन किया गया, तो वे थे अंडर द गुप्ता रूलर, यानी कि गुप्त वंश के जो शासक थे। तो उनके शासनकाल के दौरान द्वितीय शताब्दी से, दूसरी शताब्दी से लेकर के 4थी और 5वीं शताब्दी के बीच में सबसे ज्यादा भारत के भीतर उच्च श्रेणी के या सबसे बढ़िया किस्म के संस्कृत साहित्य की रचना की गई। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि गुप्त वंश के जो शासक थे, उनके शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा
रचनाएं की गई संस्कृत भाषा के भीतर। दूसरा, दूसरी शताब्दी से लेकर के चौथी और पांचवी शताब्दी के बीच में संस्कृत रचनाओं का सबसे ज़्यादा सृजन किया गया, भारत के भीतर की गई, और सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो संस्कृत लिटरेचर था, संस्कृत साहित्य था, उसका इसमें सृजन किया गया था इस समय अवधि के दौरान। आइए अब देखते हैं कौन कौन से जो प्रमुख ग्रंथ है वो रचे गए थे गुप्त काल के दौरान। देखते हैं, द गुप्ताज मेड संस्कृत देयर कोर्ट लैंग्वेज। अब जो गुप्त वंश के शासक थे, आप लोगों ने नाम भी पढ़े होंगे पिछली क्लास के भीतर, जैसे चंद्रगुप्त हो गया या समुद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये सभी गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। तो इन सभी गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के काल के दौरान उन्होंने, जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने प्रमुख रूप से संस्कृत को देयर कोर्ट लैंग्वेज क्या बनाया, अपने दरबार की भाषा बनाया। आगे कहते हैं, एंड इवन द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स प्रेफर टू पाली। लेकिन इसकी तुलना में गुप्त वंश के जो शासक थे, उन्होंने तो संस्कृत लैंग्वेज को अपने कोर्ट की भाषा बनाया। हम कहना चाह रहे हैं कि जो गुप्त वंश के शासन काल के लोग थे, शासक थे, उन्होंने अपने दरबार के भीतर संस्कृत भाषा को बोला करते थे, संस्कृत भाषा में ही वो अपना कामकाज किया करते थे। तो उन्होंने दरबार की भाषा को ही, मतलब दरबार की जो भाषा थी उसको ही, संस्कृत को ही अपनी दरबारी भाषा बना रखा था। लेकिन इसकी तुलना में यदि हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म के से संबंधित लोग थे, चाहे बौद्ध भिक्षु हो, चाहे बौद्ध सन्यासी लोग हों, चाहे बौद्ध साहित्यकार हो, उन सभी ने संस्कृत भाषा की तुलना में पाली भाषा के भीतर अधिक ग्रंथों की रचना करी, अधिक रचनाओं का सृजन किया। आगे देखते हैं, डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड इमॉर्टल वर्क्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस। यहाँ कहा जाता है कि जो विख्यात विद्वान लोग थे, उन्होंने साहित्यिक उत्कर्ष को अपनाते हुए, यानी कि साहित्यिक सर्वश्रेष्ठ कार्यों को करते हुए अमर रचनाओं का प्रोड्यूस्ड निर्माण किया। तो यहाँ कहा गया है कि जो विख्यात विद्वान लोग हैं, उन्होंने उस काल के दौरान साहित्यिक उत्कर्ष को अपनाते हुए या साहित्यिक उत्कर्ष को ध्यान में रखते हुए अमर रचनाओं का निर्माण किया। यानी कि इस समय काल के दौरान जितनी रचनाएं रची गईं, वो ऐसी रचनाएं थी, ऐसी संस्कृत भाषा में लिखी हुई रचनाएं थी जिनको कि आज भी पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों का नाम दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। कालिदास द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट एनरिच्ड द संस्कृत लैंग्वेज। अब देखिए, संस्कृत भाषा के जो महाकवि हैं, उनके रूप में कालिदास को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। तो कालिदास जो कि ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे, यानी कि सबसे महानतम पोएट कवि थे, और साथ में ड्रामेटिस्ट नाटककार थे। कहा जाता है कि नाटकों में जितने भी संस्कृत भाषा के नाटक रचे गए, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो नाटक लिखे हैं, रचे गए, वो कालिदास जी के द्वारा रचे गए हैं। तो कालिदास जी जो कि सबसे महान कवि थे और सबसे महान नाटककार थे, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपने रचनाओं से एनरिच्ड का मतलब समृद्ध बनाया, या संस्कृत भाषा को फलने फूलने के लिए प्रेरित किया। अब आगे कहता है, अब उन्होंने कौन से नाटक लिखे, उनके बारे में आपको अगली लाइन में बताया जा रहा है कि हिज प्लेज अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम एंड मालविका अग्निमित्रम आर द जेम्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अब यहाँ कहा जाता है कि कालिदास जी जो हैं, उन्होंने अपने जीवन काल के भीतर 7 बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना की थी, जिसमें ये 3 प्रमुख नाटक थे। तो इन 3 नाटकों को संस्कृत भाषा के रत्न भी, संस्कृत भाषा का रत्न भी कहा जाता है। तो देखिए, हिज प्लेज, उसके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, ये 2 लोगों का नाम जोड़ करके बनाया, विक्रमोर्वशी। आगे, और मालविका अग्निमित्रम, ये भी 2 नाम है, मालविका अलग है और अग्निमित्र अलग है, तो दोनों जोड़ के एक नाम दिया गया। आगे, तो ये तीनों ही जो प्रमुख संस्कृत नाटक थे, आर द जेम्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये संस्कृत भाषा के प्रमुख रत्न हैं। तो जेम्स का अर्थ है रत्न। आगे कहता है, अभिज्ञान शाकुंतलम हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। अभिज्ञान शाकुंतलम जिसकी रचना की कालिदास जी ने की थी, जो कि संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, तो
तो उनकी इस रचना का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं के भीतर किया गया है। यानी कि ये नाटक पूरे वर्ल्ड के जितने भी नाटक है उनमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। संस्कृत भाषा का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, काव्य है और इस नाटक है, और इस नाटक का अनुवाद कई वर्ल्ड की अनेक भाषाओं के भीतर किया गया है। अब मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक था, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के ऊपर आधारित था, और जो इनका पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था भरत। और आपको जान करके ये बात जानकारी होनी चाहिए कि राजा दुष्यंत और जो शकुंतला थी, जो कि एक मुनि के आश्रम में पली थी, तो इन दोनों का जो पुत्र पैदा हुआ भरत, तो उस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है, देश की एक बहुत ही संस्कृत की एक महान रचना है, जिसकी रचना की थी महाकवि कालिदास जी ने। आगे कहता है कि ही आल्सो रोट एन एपिक, कि उन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा था जिसका नाम था रघुवंश। अभी आपको याद होगा कि महाराज रघु जो थे उनके वंश से लेकर के और इनके भीतर भगवान श्री राम के वंश में जितने भी शासक पैदा हुए थे, तो उनके जीवन काल के बारे में इस महाकाव्य के भीतर रचना की गई थी। और कालिदास जी ने उन भगवान श्री राम के वंशजों के बारे में इसमें पूरा विस्तार से बताया था, उनके जीवन काल के बारे में, उनके शासन काल के बारे में। एंड लिरिक्स ऋतु संगार, और साथ में इन्होंने एक संगीत ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था ऋतु संगार। तो इसमें जो भारत के भीतर 6 ऋतुएं होती हैं, तो उन 6 ऋतुओं के बारे में इसके भीतर पूरी तरह से वर्णन किया गया था। उन 6 ऋतुओं के ऊपर आधारित मौसम संबंधी बहुत सी विशेष बातों की इसमें रचना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। एंड मेघदूत, और साथ में मेघदूत नाम का भी एक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। अदर इंपॉर्टेंट ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड वर विशाख दत्त। अब इस काल के अन्य यदि कवियों के बारे में या रचनाकारों के बारे में बात करें, तो इस काल के जो अन्य महत्वपूर्ण लेखक थे उनमें नाम आता है विशाख दत्त का। विशाख दत्त का हु रॉट मुद्रा राक्षस, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम का एक ग्रंथ रचा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के भीतर एक जो सबसे पहली संस्कृत भाषा की फिल्म बनाई गई थी, वो इस मुद्रा राक्षस नाम की कहानी पर, या इस मुद्रा राक्षस नाम के नाटक के ऊपर ही वह पूरी फिल्म आधारित थी। तो विशाख दत्त जी इसके रचनाकार थे। आगे अमर सिंह वाज कंपोज्ड अमरकोश। इसी काल के दौरान संस्कृत भाषा के एक रचयिता और भी थे जिनका नाम था अमर सिंह। उन्होंने अमरकोश नाम के ग्रंथ की रचना की थी। आगे एंड शूद्रक हु रोट मृच्छकटिकम, और शूद्रक नाम के एक कवि और भी थे संस्कृत भाषा से रिलेटेड, संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथों की रचना करने वाले। तो इन्होंने भी मृच्छकटिकम नाम की एक रचना को लिखा था। आगे कहता है पंचतंत्र ए वंडरफुल कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स। अब साथ में ही इस काल की एक बहुत ही फेमस कृति थी जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र को भी पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचा गया था संस्कृत भाषा के भीतर, और संस्कृत के अंदर ये कहानियां रची गई थी। 5 इसके मेन भाग थे। इसी वजह से ये जो 5 भाग होने के कारण इसका नाम पड़ा था पंचतंत्र। और पंचतंत्र के भीतर जानवरों की कहानियों के माध्यम से, अधिकतर इसमें जानवरों की कहानियां हैं, जानवरों को ही आधार बना करके राजनीति और नैतिक शिक्षाओं से संबंधित इसमें कहानियों को शामिल किया गया है। तो उन्हीं कहानियों से मनुष्य को बहुत से विशेष समाज के विशेष और कई क्षेत्रों की जानकारी इस पूरे ग्रंथ में दी गई है। वापस याद रखना, पंचतंत्र 5 अलग अलग भागों को, 5 भाग हैं इसमें, इसलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आगे हम देखते हैं वाज आल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस गुप्त वंश के दौरान, यानी कि जो ये समय था जब संस्कृत रचना का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार था समाज के भीतर, तो इस पंचतंत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी पंडित विष्णु शर्मा जी द्वारा। और जानवरों की
जानवरों को इन्होंने आधार बना करके या जानवरों को अपनी कहानियों में शामिल करके इन्होंने राजनीति, सामाजिक, नैतिक कई क्षेत्रों से संबंधी विशेष कहानियों को इस ग्रंथ के भीतर रचा था। आगे हम बात करते हैं तमिल वर्क्स। अब जिस प्रकार से हमने पहले देखा बौद्ध धर्म के से रिलेटेड जो साहित्यकार थे उन्होंने पाली भाषा के भीतर लिखा, उसके बाद में संस्कृत भाषा से रिलेटेड सभी जितने भी प्रसिद्ध कवि थे उनके बारे में आप लोगों को बताया। उसके अलावा अब तमिल भाषा से भी जुड़े हुए जो साहित्यकार थे उन्होंने भी कुछ रचनाएं करी थी इस काल के दौरान, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि तमिल वर्क्स यानी कि तमिल भाषा संबंधी रचनाएं या तमिल भाषी रचनाएं। तमिल इज द ओल्डेस्ट अमंग द लिटरेरी लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडिया। ये जो अभी तक हमने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा था ये तो ऐसी लैंग्वेज थी जो स्पेशली पूरे इंडिया के अंदर प्रचलित थी, लेकिन यदि हम बात करें साउथ इंडिया की, दक्षिण इंडिया की, दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के अंदर जो तमिल भाषा है वो सभी साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी है। यानी कि जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत का इलाका है, तो उस दक्षिण भारत के इलाके में तमिल भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा थी जिसके भीतर साहित्य की रचना की गई थी। The earliest phase of Tamil literature is found in the संगम literature। अब यहाँ कहा जाता है कि जो संगम साहित्य है उसके भीतर तमिल साहित्य का सबसे प्रारंभिक चरण पाया जाता है। अब जो तमिल भाषा का सबसे फेमस जो ग्रंथ है वो है संगम साहित्य, तो संगम साहित्य के भीतर तमिल भाषा का सबसे शुरुआती चरण देखने को मिलता है। आगे बताया गया है, अब ये संगम साहित्य क्या है? द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय द एंशिएंट तमिल पोएट्स पॉपुलरली नोन एज संगम लिटरेचर। तो यहाँ कहा जाता है कि प्राचीन तमिल भाषी या प्राचीन तमिल कवियों के द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई थी उसे पूरे विश्व के भीतर संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो आपसे यदि सवाल पूछ लिया जाए संगम साहित्य क्या है, तो प्राचीन तमिल कवियों के द्वारा जिस प्राचीन साहित्यिक रचनाओं का निर्माण किया गया था तो उन साहित्यिक रचनाओं को ही संगम साहित्य कहा जाता है। तो यहाँ आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा साहित्य से रिलेटेड बातें हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को बताई। संस्कृत भाषा के जो लेखक थे किस किस भाषा के भीतर संस्कृत के अंदर कौन कौन से कवि ने किस किस चीज की रचना की थी ये आप लोगों को बताई। अभी जैसा कि हमने देखा कि महाकवि कालिदास जी जो थे उनके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, उसके बाद रघुवंश और ऋतु संहार, मेघदूत जैसे महान रचनाएं की गई थी कालिदास जी के द्वारा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, अमर सिंह जी के द्वारा अमरकोश, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम और पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई संस्कृत भाषा में। तो ये सभी संस्कृत भाषा की प्रमुख रचनाएं थी जो कि अलग अलग कवियों के द्वारा की गई थी। अब आगे फिर हमने देखा कि तमिल जो रचनाएं थी, तमिल भाषा दक्षिण भाषा की सबसे प्राचीनतम भाषा है और दक्षिण भाषा की सबसे प्राचीनतम भाषा होने के साथ साथ जो तमिल कवि थे उस समय के उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का निर्माण करा था। प्राचीन तमिल कवियों के द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई थी उसी को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिल साहित्य में सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध। तो वीडियो के भीतर आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी प्रकार की और भी विशेष जानकारियाँ दी जाएंगी। अगले वीडियो के भीतर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इसी सेकंड चैप्टर के एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।